हाँ, तो फिर इस चैप्टर में हम लोग ने क्या पढ़ा? चैप्टर 7 में स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स, मतलब कैसे कैसे आपके कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं। तो सबसे पहले एनिमल टिश्यूज में के बारे में पढ़ा। तो एनिमल टिश्यूज कितने तरह के होते थे? मेनली हम लोग ने एनिमल टिश्यूज को दो टाइप में बांटा है, एक सिंपल और एक कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सॉरी 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 एनिमल टिश्यू को चार टाइप में बांटा है। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, आपके स्केलेटल टिश्यूज जो आपके होते हैं, मसल टिश्यूज जिससे कहते हैं, या फिर नर्वस टिश्यूज। ठीक है, इस टाइप के चार तरह के टिश्यूज को एनिमल टिश्यूज में आते हैं। ये हम लोग ने क्लास 9 में भी जाना था। इसके बाद एपिथेलियल टिश्यूज जो होता है, इसमें दो टाइप्स होते हैं, खासकर एक सेकंड को यार। हाँ, तो मैं बता रहा था तुम लोग को कि जो हमारे टिश्यूज हैं चार तरह के हो गए। चार में से अब सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यूज की बात कर लेते हैं। एपिथेलियम टिश्यूज कहाँ पाए जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, नाम बता रहा है एपिथेलिया, और वो बॉडी की सरफेस पे पाए जाते हैं। जनरली कवर करते हैं सरफेसेस को, आउटर सरफेस को भी कर सकते हैं और इनर सरफेसेस को भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑर्गन्स हैं, हॉलो ऑर्गन्स हैं, उनकी सरफेस को भी कवर करते हैं। ठीक, तो एपिथेलियम टिश्यूज का मेन काम क्या होता है? एक जनरल सा तो याद आ जाता है हम लोग को, कौन सा? प्रोटेक्शन का। इसके अलावा दो काम तुम लोग ने और सीखे थे, एक एब्जॉर्प्शन और एक सेक्रीशन। याद आ गया? तो यस सर। एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन का भी काम था इसका। तो ठीक है, तो आपका एपिथेलियल टिश्यूज के ये कुछ काम होते हैं, एक याद रहता है, दो और याद रखने हैं। ठीक, अब ये कितने तरह के होते हैं तो डिपेंड करता है। पहले तो इसको ब्रॉडली हमने दो तरह से बांट लिया, एक सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल क्या होता है? जो एक तरह के से बना हो। सिंपल सिंपल चीज क्या होती है? एक लेयर की बनी हो, ये ठीक है, सिंगल लेयर वाली। ओके, जैसे कि वो कहाँ पाया जाएगा? वो वहां पाया जाएगा जहाँ पे ज्यादा प्रोटेक्शन की होती है, थोड़ा बहुत मतलब एक्सचेंज की जरूरत हो, तो हमें सिंगल लेयर चाहिए। लेकिन जहाँ पे ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ भी एक्सचेंज ना हो, वहां पे कितनी लेयर चाहिए होंगी? एक या एक से ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा, ठीक ठीक याद है। तो एक से ज्यादा चाहिए होंगी। तो सिंपल होता है एक लेयर वाला, और कंपाउंड होता है मोर देन वन लेयर वाला। ठीक है, सिंपल के अंदर भी तुम्हारे तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ठीक, कॉलमनर। हाँ, स्क्वैमस का क्या मतलब है? बिल्कुल सिंपल सा स्क्वैमस, सिंगल लेयर, पतला सा। ये देख लेते हैं, एनसीईआरटी फिगर है, स्क्वैमस एपिथेलियम दिख रहा है। कुछ कुछ चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी। पहली चीज क्या दिख रही है कि तुमको, एक सेकंड में इसको ना इस पे स्लाइड शो पे कर देता हूँ। ओके, ये जो दिख रही है तुमको, इसकी जो सरफेस है, जो तुम्हारा ये है, ये फ्लैटेंड सरफेस है। फ्लैट है, सॉरी, जो फ्लैटेंड सेल है, लेकिन सरफेस इरेगुलर है। इरेगुलर सी सरफेस होती है। ओके, एक क्वेश्चन आ सकता है कि सरफेस कैसी होती है? इरेगुलर होती है, फ्लैट टाइप के सेल्स होते हैं। ओके, इसके बाद दूसरी चीज, दूसरे कौन से आते हैं? आपके क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल नाम ही आ रहा है, क्यूब। ठीक है, क्यूब लाइक सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल में। यहाँ पे दिख रहे हैं तुमको क्यूब लाइक सेल्स, क्यूबॉइडल सेल्स। और थर्ड कौन सा होता है तुम्हारा? कॉलमनर, जिसमें मतलब कॉलम ऐसे बड़े बड़े कॉलम टाइप का है। ठीक है, कॉलमनर सेल है, कॉलमनर शेप का है ये आपका कॉलमनर सेल्स। ओके, तीनों में सबसे ज्यादा चौड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली सर कॉलमनर। कॉलमनर। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाएगा अभी देख लेंगे। ठीक है, मैंने आगे की स्लाइड में लिखा। अब एक चीज और देख लेते हैं। देखो, कई बार क्या होता है, इनके ऊपर खासकर जो क्यूबॉइडल और कॉलमनर होता है, इसके ऊपर कुछ ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सीलिया। तो कुछ सीलिया। सीलिया मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उसको सब हम सीलिएटेड कह देते हैं, जैसे सीलिएटेड कॉलमनर कह देंगे, या सीलिएटेड आपका क्यूबॉइडल कह देंगे। उनका कोई स्पेशल काम होता होगा, और तुम्हें काम खुद से समझ आ रहा है कि अगर सीलिया है तो कहीं ना कहीं मूवमेंट में एक तरह से हेल्प कर रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एनसीईआरटी ने उसी के बारे में लिखा है, स्क्वैमस के बारे में और क्यूबॉइडल और कॉलमनर के बारे में, ये क्या क्या होता है। हमको याद क्या रखने थे? एग्जांपल्स। यहाँ पे साइड में लिखे हुए एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल स्क्वैमस। तो जो स्क्वैमस एपिथेलियम है तुम्हारा, ये कहाँ पाया जाता है? ब्लड वेसल्स और एयर सैक में, है ना। यहाँ पे पतली चीज, पतली है क्योंकि डिफ्यूजन करना है। मतलब ब्लड वेसल्स में और एयर सैक्स में क्या है? एयर का डिफ्यूजन होना है। तो अगर एयर का डिफ्यूजन होना है तो पतली लेयर होनी चाहिए। कौन सा सबसे बेस्ट है पतली लेयर के लिए? स्क्वैमस एपिथेलियम बेस्ट है। ठीक है सर। इसके बाद आता है क्यूबॉइडल।
थोड़ा सा मोटा है कंप्लीट उसके मुकाबले क्यूबॉइडल। कहाँ पाया जाता है? किडनी में क्यूबॉइडल पाया जाता है, और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में, ग्लैंड की डक्ट्स में क्यूबॉइडल पाया जाता है। थर्ड आपका आता है कॉलमनर, जो लंबे वाले थे। कॉलमनर की खास बात और होती है, उसमें जो न्यूक्लियस होता है ना वो एंड पे होता है, ऐसे देखो, देखना फिगर में थोड़ा एंड पे न्यूक्लियस है, ठीक, एंड साइड पे न्यूक्लियस रहता है। कॉलमनर कहाँ पाया जाएगा? स्टमक और इंटेस्टाइन में। ओके, इनमें खास चीज क्या होती है कि ये स्टमक में, इंटेस्टाइन में, तो मेरे को जरा सा ये बताओ कि इनके पास दो काम होंगे, दो रोल होंगे इनके पास। क्या? एक तो एब्जॉर्प्शन का भी काम होगा और सेक्रीशन का भी काम होगा। कुछ कुछ चीज सेक्रीट करेगा और कुछ चीजें एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्शन एंड सेक्रीशन दोनों ये काम होते हैं। ओके, किडनी ये किस रीजन में पाया जाता होगा बच्चों? क्यूबॉइडल। मेन रीजन कौन होता है? नेफ्रॉन। मतलब नेफ्रॉन इज द मेन पार्ट ऑफ किडनी ना, जो तुम लोग पढ़ोगे, मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक। और इनका भी, अच्छा नेफ्रॉन है तो तुम्हें पता है, तुमने पी ऐसे करके डक्ट्स पढ़ी होंगी, पीसीटी डीसीटी करके कुछ लूप ऑफ हेनले, हेनले लूप, है ना। कुछ चीजें अंदर जाती थी, कुछ चीजें उससे बाहर निकलती थी, कुछ का मतलब कुछ सॉल्ट बाहर जाते हैं, कुछ अंदर जाते हैं, कुल मिलाकर के एक जो हमारा लाइक यूरिन का हम फॉर्मेशन करना होता है, वो उस हिसाब से यूरिन फॉर्मेशन करता है। कितना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन चाहिए बनाना है, कितना मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड बनाना है, डिपेंडिंग ऑन द मतलब कि आप कहाँ पे हैं, क्या कंडीशन है, एनवायरमेंट कंडीशन क्या है, क्या खाया क्या पिया, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, तो दो हार्मोन्स भी इसमें आते हैं, वो अभी हार्मोन का जिक्र नहीं करते, तो वो हम लोग उसकी भी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। खैर, तो ये तुम्हारी बात हो गई इनकी क्या क्या कहते हैं आपकी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, या इस पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम की से बना होता है ये। ओके, अब सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पे होता है? इसका आंसर उस दिन तुम लोग ने सही दिया था, हॉलो ऑर्गन्स में। और हॉलो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स आयुषी ने बताया था ना उस दिन सही आंसर, ब्रोंक्यूल्स वाला। यस सर। ठीक है, ब्रोंक्यूल क्या होता था? ये जो तुम्हारे एयर सैक्स होते हैं, इसे ये जो होते हैं ये लंग्स में, ये ब्रोंक्यूल्स होते हैं। और फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ओवरी के बाद जो ट्यूब होती है जहाँ से जहाँ की यूटेरस से लगती है, उसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ओके, तो उसमें भी यहाँ पे ओवम की मूवमेंट के लिए हेल्प करने के लिए मौजूद होता है सीलिया। ठीक है, तो यहाँ पे सीलिएटेड एपिथेलियम मौजूद होते हैं। क्लियर है? या यस सर। यस सर। ओके, एक सेकेंड मिटा देता हूँ, बच्चों वाली फीलिंग ले लेता हूँ, रबड़ से मिटाने वाली। अब दो चीजों का जिक्र हो रहा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करिए। भाई ग्लैंडुलर क्या है? नाम ही बता रहा है ग्लैंड्स मौजूद होंगी। ठीक है, दो तरह के होंगे, या तो एक सेल हो वही ग्लैंड का काम करे, भाई कुछ सेक्रेट कर दे, तो कैसा हो जाएगा? यूनिसेलुलर। और अगर बहुत सारे सेल्स मिला के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टी सेलुलर। अच्छा, यूनिसेलुलर का तुमको एग्जांपल गॉबलेट सेल्स ऑफ इंटर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल तुम लोग को एक रटवाया भी था, कुछ कहानी वानी बताई थी, हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर करके याद करवा रहा था ना, तो वो हाँ यूनिसेलुलर का। और मल्टी सेलुलर का क्या होता है? क्लस्टर्स ऑफ सेल हो, काफी ज्यादा क्लस्टर हो। और वो कहाँ पे मौजूद होगा तुम्हारा? जैसे कि मान लेते हैं कि मल्टी सेलुलर ग्लैंड तो बहुत सारी होती हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स हो गई, और बहुत सारी ग्लैंड, ज्यादा ग्लैंड जो होती हैं वो क्लस्टर ऑफ सेल से बनी होती है, मल्टी सेलुलर से बनी होती हैं। ओके सर, अब ग्लैंड्स में, इसमें मैंने एक गलती कर दी थी मुझे अब लेकिन याद है, कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में क्या फर्क होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिसके पास डक्ट नहीं होती, जो अपना सेक्रेशन सीधे के सीधे ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तुम्हारे पैनक्रियाज तो खैर दोनों होती हैं, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस हो गए, एंडोक्राइन ग्लैंड है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, वो डायरेक्ट के डायरेक्ट अपना सेक्रेशन ब्लड में रिलीज कर दे रही है। वही एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करती है बच्चों? एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट मौजूद होती है, तो अपना सेक्रेशन एक डक्ट में डालती है, वाया डक्ट वो रिलीज होता है फिर। जैसे कि मेमोरी ग्लैंड जो होती है, या तुम्हारा ईयर वैक्स, या आपका म्यूकस या सलाइवरी ग्लैंड, ये सब के सब डक्ट डक्ट वाले ग्लैंड है। ठीक है, डक्टलेस नहीं है। डक्टलेस जो होते हैं वो कौन से होते थे? एंडोक्राइन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसके बारे में भी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, वो हम वहां पहुंचेंगे और देखेंगे कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, और कुछ ग्लैंड्स जो कौन कौन सी ग्लैंड ऐसी भी हैं जो कि दोनों हैं। ओके, ये कोई ऐसी है या नहीं है? खैर मैंने आंसर बता ही दिया था अभी थोड़े पहले, कौन सी ऐसी।
आगे कंपाउंड एपिथेलियम जो होते हैं एक से ज्यादा लेयर से बने होते हैं। इसके बाद कंपाउंड एपिथेलियम में का मेन काम क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, कंपाउंड एपिथेलियम का मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना, मेन फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट देना, स्ट्रेस से बचाना। किसको बचाए? स्किन को जरूरत है, स्किन को दे दे, या बक्कल कैविटी की जो बक्कल कैविटी है उसकी मॉइस्ट सरफेस पे, बक्कल कैविटी के या फाइनिक्स में, या इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड या पैनक्रियाटिक डक्ट, ये कुछ एग्जांपल्स याद रखने हैं। यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम पाया जाता है। तुम लोग स्किन में तो कंफ्यूज नहीं होगे, लेकिन इसको याद रख लेना, ठीक है? इनर लाइनिंग ऑफ सैलिवरी डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट को याद रखना है। ओके, अब हम लोग ने इसके बाद कुछ जंक्शंस देखे थे कि आखिर एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ा कैसे होता है, मतलब लाइक कैसे ये आपस में कनेक्शन बनाते हैं, क्या ये आपस में कोई बात करते हैं, मतलब लाइक कुछ कम्युनिकेशन होता है इनके बीच में या नहीं होता है, या तो किस तरह के कनेक्शंस होते हैं, ये हमने देखे थे। तो एनसीईआरटी ने जो लिखा है इसकी आगे एक फिगर बनाई थी, उसी फिगर को देख लेते हैं। ये देख लो, हाँ ऐसा है आपका एपिकल्स, ये एक तरह का इमेज बनाया। तीन तरह के जंक्शन मौजूद हैं। कौन कौन से? सेल से आपके, एक तो सेल सेल एडहरिंग जंक्शन है, ठीक है? तो एडहरिंग जंक्शन जो होते हैं उसमें दो होते हैं, या तो एडहेरेंस होते हैं, डेस्मोसोम्स होते हैं। सेल सेल एडहरिंग जंक्शन मतलब सेल को एडहेर करके रखता है ये, ठीक है? ये आपका बहुत कम, लगभग ना के बराबर, ये टाइट जंक्शन बोले इसको। ये आपको, सॉरी टाइट जंक्शन मत बोलो इसको, मतलब इसको सेकंड एडहेरेंट जंक्शन बोलो। मतलब ये बहुत लिटिल स्पेस देता है, मतलब लाइक मूवमेंट थोड़ा बहुत अलाउ करता है, एक्टिव फिलामेंट थोड़ा अलाउ कर देता है मूवमेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट थोड़ा और कम अलाउ करता है। तो ये मूवमेंट अलाउ थोड़ा करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। एक होता है टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन ये वाला जो जैसे कि यहाँ बनाया गया टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन की क्या खास बात दिख रही है तुम लोग को? ये कुछ भी अलाउ नहीं करेगा पास होने से ना, एकदम टाइटली बाउंडेड टाइट जंक्शन है। ओके, और ये जो अच्छा एनसीईआरटी ने सिर्फ एडहेरेंट जंक्शन की बात करी है, डेस्मोसोम्स की बात नहीं करी, लेकिन ये सेल सेल जंक्शन एंकरिंग जंक्शन के दो टाइप होते हैं, एडेनिन और डेस्मोसोम्स। ठीक, हमको ये याद रखना है, ये भी याद रखो तो कई बार पूछ लेगा। थर्ड होता है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन नाम ही बता रहा है क्या होगा? गैप होगा। अगर गैप होगा तो इसका मतलब कि यहां से चीजें आर पार हो सकती हैं, गैप जंक्शन। ओके, ये गैप जंक्शन रहता है, चैनल फॉर्मिंग जंक्शन या गैप जंक्शन। ओके, ये तो आपका हो गया एपिथेलियल सेल्स के बीच में। लेकिन अभी तुम लोग को पता है ना एपिथेलियल सेल्स के नीचे क्या होता है? कोई एक आपका सेल होता है, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जनरली, और तुम्हारे यहाँ पे बीच में एक बेसल लैमेला होती थी, ठीक है? इसकी और इसके बीच में भी कुछ कुछ आपके जंक्शंस होते हैं, जैसे कि एक्टिन लिंक्ड सेल मैट्रिक्स जंक्शन, एक्टिन फिलामेंट टू ईसीएम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को ज्वाइन करता है ये वाला जैसे है। या फिर एक और आपका है यहाँ पे सेल टू मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शन। तो इस टाइप के कुछ जंक्शन नीचे भी होते हैं, इसका जिक्र एनसीईआरटी ने नहीं किया था, एनसीईआरटी ने सिर्फ इनका जिक्र किया है। ओके, पहला ये टाइट जंक्शन, दूसरा एडहेरिंग जंक्शन, और तीसरा गैप जंक्शन। ठीक, क्लियर है? मौजूद हो यहाँ पे? यस सर। यस सर। ओके, कहीं खो गए थे क्या? नहीं सर। ओके, नो सर। इसके बाद अब आता है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि ये कहीं ना कहीं बहुत अबंडेंट है और हमारी बॉडी में, और ये हमको एक तरह से स्पेशल फंक्शन इसका होता है क्या, लिंक करने का और सपोर्ट करने का, डिफरेंट टिश्यूज को, डिफरेंट ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक, ये असल में दो तरह के होते हैं, तीन तरह के वैसे होते हैं, सॉरी तीन तरह के होते हैं। एक होता है तुम्हारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम लोग याद करते हैं कनेक्टिव टिश्यू को, दिमाग में कनेक्टिव टिश्यू आता है तो हमारे दिमाग में कौन आ जाता है? ब्लड आ जाता है, बोन आ जाती है, ये आ जाते हैं फौरन के फौरन। लेकिन इसके अलावा भी कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि अब तुम लोग ने चैप्टर पढ़ लिया तो तुम लोग तो वैसे समझ सकते हो। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। या बोन तो, और ये कार्टिलेज तो है ही है, ब्लड भी है, इसका टाइप हो गया। ठीक है, टेंडन और लिगामेंट भी इसी के टाइप्स होते हैं। लेकिन फर्क क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। ओके, सबसे खास बात क्या होती है? जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं ब्लड के अलावा सब के सब फाइबर सेक्रेट करते हैं। ठीक है, कौन सा फाइबर? कोलेजन फाइबर या इलास्टिन कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? इलास्टिसिटी देता है, स्ट्रेंथ देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। इलास्टिसिटी तुम लोग को एक्सप्लेन किया था कि इलास्टिसिटी क्या होती है,
जब कोई चीज अपनी शेप को वापस रिगेन कर लेती है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिगेन इट्स शेप इज नोन एज इट्स इलास्टिसिटी। ठीक है, स्ट्रेच करना इज नॉट इलास्टिसिटी, रिगेन शेप करना इज इलास्टिसिटी। ठीक, ओके। दीज सेल्स कुछ ऐसे भी कुछ मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड बनाते हैं जो इनके बीच में लाइक आ जाते हैं, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मान लो कि ऐसे है, तुम्हारे कुछ फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स हैं, और फाइबर्स के बीच में जो मटेरियल है इसको क्या कहते हैं, ये बीच में जो मटेरियल है जो कि पॉलीसेकेराइड है, मतलब ठीक है, तो ये क्या है, मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स लेयर, मैट्रिक्स भी होता है। ओके, तीन तरह के होते हैं, लूज, डेंस और स्पेशलाइज्ड। लूज के एग्जांपल बताना जल्दी से, कौन बताएगा सबसे पहले? सर एरोलर और एडिपोज। ठीक है, हाँ। लूज के एग्जांपल दो हम लोग को पता थे। लूज के टिश्यू एग्जांपल एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। ठीक, तो पहले एरियोलर को देख लेते हैं। यहाँ देखो फोटो, लूज के एरियोलर एंड एडिपोज। एरियोलर क्या है, काफी डेंस सा लग रहा है, एडिपोज काफी खुला खुला सा लग रहा है, इसमें लग रहा है बहुत सारी स्पेस है। ये जो स्पेस है यहाँ पे क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियस। फैट, फैट, फैट। हाँ सॉरी, फैट। ये छोटा है न्यूक्लियस होता था। ये तुम्हारा एरियोलर, एरियोलर में काफी कुछ लग रहा है। ये जो तुमको दिख रही है ये एक तरह की हिस्टोलॉजी इमेज है, माइक्रोस्कोपिक इमेज है। ये तुमको जो दिख रहे हैं ये फाइबर्स दिख रहे हैं, इसके अलावा कुछ ये जो स्टेन्ड दिख रहे हैं सेल्स हैं। अभी हम इसकी कार्टून इमेज देख लेते हैं। ये एरियोलर हो गया। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम बच्चों? स्किन के नीचे होता है। इट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम। इट कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है? फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है। ओ सॉरी, ये क्या हो गया, एक सेकंड पीछे वाले पे जाता हूँ। ये एक सेकंड, कहाँ गई वो? यहाँ आते ना। तो फाइब्रोब्लास्ट, तो फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स बनाएंगे। ठीक है। मास्ट सेल्स, मैक्रोफेजेस। मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? इम्यूनोलॉजिकल सेल्स है ना, मतलब एक तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये तो एक तरह से आपके फैगोसाइटिक सेल होते हैं, मतलब कि खा जाते हैं उसको। ठीक है, फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं ये लोग, मतलब किसी भी एक्सटर्नल कोई थ्रेट है, कोई एक्सटर्नल फॉरेन सब्सटेंस है उसको, या फिर कोई बैक्टीरिया आया, इस टाइप की कोई चीजें, कोई चीज एंटर कर गई तो इसको, ये लोग यहाँ मौजूद हैं, ये लोग आपकी इम्यूनिटी देते हैं, आपको इम्यून यही करते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स आर प्रेजेंट इन लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यूज में मौजूद होते हैं। ओके, मेरा माइ वो कहाँ गया ना? अच्छा नीचे तो कहाँ गए मेरे, दिख क्यों नहीं? अच्छा यहाँ पहुंच गया, माउस दिख नहीं रहा था। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ये मिटा दूं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अच्छा, लूज कनेक्टेड टिश्यू की बात कर लेते हैं। लूज कनेक्टेड टिश्यू में एडिपोज टिश्यू, खास बात बताई थी, ये फैट स्टोर करते हैं। ठीक, एक होता है लीन एडिपोज, मतलब ये तो हम लोग, तुम में, हम में, सब में। ओबीस क्या होता है? जब ये ज्यादा बड़े हो जाए, ओबीस कनेक्टेड टिश्यू। ये तुम लोग को पूरा नहीं जानना है कि ओबीस कनेक्टेड टिश्यू और लूज कनेक्टेड टिश्यू में, मतलब लाइक समझ गए ना, बड़े हो गए इतना समझ लो, और क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं ये सब तुमको याद नहीं रखना है। इंटरल्यूकिन जैसे कि 1 बीटा या फिर TNF अल्फा या इंटरल्यूकिन 6 का क्या रोल है। इस एक इमेज जो ली गई है ये असल में एक रिसर्च पेपर की इमेज है। ओके, तो एक तरह से यहाँ से यहाँ इसमें कन्वर्ट होना, दिस इज नॉट गुड, मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, ये भी बीनीथ द स्किन होते हैं। सेल्स ऑफ द टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। ओके, द excess of nutrients converted into fats and have large storing capacity in this tissue. Okay, okay, storing capacity बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली दिख रही है। अब आ जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की खास बात के नाम ही बताया, डेंस है, मतलब ये पैक्ड होंगे, डेंसली पैक्ड होंगे। ओके सर, इन दिस टिश्यू कोलेजन फाइबर्स अपीयर अबंडेंट इन फॉर्म ऑफ बंडल्स एंड आर प्लेस्ड इरेगुलर और रेगुलर। ठीक है, रेगुलर भी हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं, दो टाइप के होते हैं ना, रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक, पहले हम रेगुलर देख लेते हैं। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के क्या टाइप, कौन कौन से होते हैं रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू? ओके, बताना जरा सा। टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या करता है? बोन टू बोन को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट, सॉरी, टेंडन बोन टू मसल को कनेक्ट करता है। हाँ, टेंडन बोन टू मसल को कनेक्ट करता है, और लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। हम लोग ने याद कैसे किया था? मतलब शेप देख के हमने थोड़ा रट लिया था, मतलब ऐसे की, मतलब थोड़ा खड़ी खड़ी सी है तो बोन ऐसे खड़ी खड़ी समझना, फीमर बोन जैसा।
तो लिगामेंट है, ठीक है। लिगामेंट थोड़ा बोन टू बोन को करता है, टेंडन थोड़ा मसल जैसा दिख रहा है। मसल को बनाओगे तुम ऐसे तो नहीं बनाते हो, तुम अगर कॉपी मसल को वहां चलते हो तो ऐसे ही बनाते हो, वेव लाइक। तो ये बोन टू मसल को कनेक्ट करता है। ओके, इसके बाद तुम्हारा ये हमने दोनों के बारे में बात कर ली है। ओके, डेंस इरेगुलर, अच्छा डेंस ये हो गया। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मैनी फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्किन। जो इरेगुलर वाला होता है, रेगुलर तुमने देख लिया टेंडन और लिगामेंट में, और इरेगुलर कहाँ पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है, ठीक है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू आर फाउंड इन स्किन। ओके, और इनके बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंटली अरेंज होते हैं। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा रेगुलर है, ऐसे ऐसे अरेंज है, और ये देखो कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? नहीं, No, sir. इरेगुलर है, इरेगुलर है, ठीक है। ओके, और ये हो गया आपका स्किन में प्रेजेंट है। अब बात आती है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज की, ठीक। तीसरा जो था हमारा वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू था। लूज हो गया, डेंस हो गया, स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? दो खासकर, मतलब उसमें से तीन खासकर हमको याद रखने हैं, जैसे कि बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया एंड ब्लड हो गया। कार्टिलेज के बारे में बताया था। कार्टिलेज एक तरह का थोड़ा सा सॉलिड तो है लेकिन प्लेबल है, मतलब थोड़ा सा बेंड हो जाता है, ठीक है, मतलब फ्लेक्सिबल है और रेजिस्ट कंप्रेशन, मतलब कंप्रेस नहीं होगा ऐसे, मतलब ये दबेगा नहीं, लेकिन मतलब ये वापस से रिगेन कर लेता है शेप, ठीक। इसके जो सेल्स होते हैं इसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। स्मॉल कैविटीज मैट्रिक्स एनक्लोज स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम, ठीक है। ऐसे कॉन्ड्रोसाइट्स ये रहते हैं, ये सेल्स इसके रहते हैं, ये इनको बनाते हैं, ठीक है, इसके कार्टिलेज को फॉर्मेशन करते हैं। ओके सर, तो कार्टिलेज को फॉर्मेशन कर दिया। कहाँ पाए जाते हैं ये? नोज तुम लोग ने उस दिन करके देखा था, ईयर, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, और लिम्स एंड हैंड्स में। और कार्टिलेज के बारे में भी तुम लोग ने एक चीज और देखी थी, तीन तरह का होता था कार्टिलेज ना। एक एक भी नाम याद है? हाइलिन कार्टिलेज और एक उससे था। और एन ई से कुछ नेम था, एनडी। इलास्टिक था क्या? हाँ, इलास्टिक कार्टिलेज। हाँ, और तीसरा याद नहीं है। हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज, है ना? हाँ, ये यस तीन सर। थे तुम्हारे, ठीक। तो हाइलिन, फाइब्रस और इलास्टिक कार्टिलेज। फर्क क्या होता था? हाइलिन में बहुत ज्यादा स्पेस होती थी ना, तो हाइलिन का मैट्रिक्स और जो कॉन्ड्रोसाइट्स थे जो कि लैक्यूना में होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, वो उसमें बहुत ज्यादा स्पेस थी, मतलब थोड़ा सा ज्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। वहीं जो ये था, मान लो तुम्हारा दूसरा फाइब्रस कार्टिलेज था, तो फाइब्रस कार्टिलेज में थोड़ा कम स्पेस होती है उससे, तो वो थोड़ा कम देगा। और इलास्टिक कार्टिलेज जो होता है वो काफी ज्यादा, मतलब लाइक इलास्टिक फाइबर्स होते हैं मैट्रिक्स के बीच में, और वो थोड़ा सा और कम देता है, बट वो तुम्हारे वर्टिब्रल कॉलम वगैरह में पाया जाता था, ठीक। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक वहीं पाया जाता था। ओके, इसके बाद बोन के बारे में बात करेंगे। बोन क्या होता था? हार्ड होती है, ठीक है, नॉन प्लेबल, मतलब मुड़ेगी नहीं, नॉन बेंडेबल, ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कार्बन सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स दैट गिव बोन्स स्ट्रेंथ। हम लोग ने बोन का भी एक फोटो देखा था, अभी हम वही देख लेते हैं एक बार, फिर देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या लिखा है। ये बोन सेल जो जो लिखे हैं, स्पेसिस के बारे में लिखा है, सब देख लेते हैं एक बार, इसको पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है। द बोन, अच्छा सॉफ्टवेयर टिश्यूज एंड ऑर्गन, एक एग्जांपल बताना कौन से ऑर्गन को बोन प्रोटेक्ट करता है? जल्दी से एग्जांपल बताओ। किसका सर? बोन कौन से ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है? कई बार हर्ट बात को कर, करता है। हाँ करता है ना, रिप्स हर्ट को, ठीक है, ओके। और द बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, याद आ रहा है ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, जो कि कैसे बनता था, ऑस्टियो क्लास से ऑस्टियोसाइट्स देखा था तुम लोग ने अंदर वाला, अभी दिखाऊंगा। आर प्रेजेंट इन द स्पेस कॉल्ड लैक्यूना, जो स्पेस होती है लैक्यूना में पाए जाते हैं, बस इतना ही लिखा है इन्होंने। लिम्ब बोन्स सच एज द लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस, ठीक है, बहुत ज्यादा वेट बियर कर सकता है।
और इनसे मसल्स अटैच होती हैं, मसल्स की वजह से इन पे मूवमेंट आता है। ओके या एंड देन ब्लड के बारे में, ब्लड 3 तरह का होता है, रेड ब्लड सेल मतलब उसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जो कि ऑक्सीजन कैरी करते हैं, व्हाइट ब्लड सेल जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, और एक प्लेटलेट्स जो क्या करते हैं आपको, इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, एक तरह का ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं प्लेटलेट्स। ओके अब बोन के बारे में बात करनी जरूरी थी, जो बोन के बारे में भी एक वीडियो भी दिखाई थी तुम लोग को। तो ये बोन है नॉर्मल, ये जो बीच के जैसी बड़ी सी बोन है, तो ये बोन में जो ये बाहर आउटर लेयर है ये बहुत हार्ड सी लेयर होती है, ठीक, ये हार्ड सी लेयर है। इसके बाद जो अंदर वाला है ये स्पंजी बोन है, ठीक। इस स्पंजी बोन में कौन से सेल्स होते थे, रेड वाले ना, आपके पास बोन मैरो जो सेल्स होते थे रेड होता था, और यहाँ पे कौन सा होता था, येलो बोन मैरो बीच में, ये फैट स्टोर करता था, तो मतलब ब्लड प्रोडक्शन भी करता है और फैट स्टोर भी करता है बोन, ठीक। ओके अब एक आगे चलते हैं, ये अगर मैं बोन का स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ बोन देख रहे थे, तो क्या है देखो, आपकी ये स्पंजी बोन जो थी, इस ये वाला जो एरिया था, ये जो था, यहीं से आपकी वो होती थी, लेंथ बढ़ती थी ना, एपिफाइजल रीजन था, जिससे कि मतलब ये बोन की लेंथ यहाँ से बढ़ती और लंबे होते थे, खैर। तो और ये जो ऊपर लगा हुआ है एक कार्टिलेज लगा है, मतलब बोन के ऊपर कार्टिलेज, मतलब ऊपर एट द कैप्स पे कार्टिलेज लगे होते हैं, ठीक। अब ये तो ऊपर कॉम्पैक्ट बोन हो गई, ये तो नहीं है, अंदर स्पंजी बोन है। स्पंजी बोन का अगर मैं जूम करके देखूं, तो जूम करने के बाद तुमको क्या दिखेगा, ऐसे एंडोस्टीशियम दिखेगा, और एंडोस्टीशियम को अगर हम जूम करके देखें तो उसमें कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कौन कौन से, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, लेक्यूना, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, कैनेलिक्यूलाई और लैमेली। हमको क्या याद रखना है, एनसीईआरटी ने ऑस्टियोसाइट्स की बात करी है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं पहले हम लोग लेकिन 3 की बात करेंगे। ऑस्टियोब्लास्ट मतलब जो कि बोन सेल्स हैं, जो कि बोन को बनाते हैं, ब्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, यही बोन सेल्स को बना रहे हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। और जब ये इनर साइड पे ऑस्टियोक्लास्ट, सॉरी ये इनर साइड पे ऑस्टियोसाइट्स कहलाता है, ठीक। ओके तो ये ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट हो गया। एंड ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, ये बोन को डिग्रेडेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कहीं कहीं इसको कहते हैं कि बोन की, जैसे कि बोन डिग्रेड होगी उसकी वजह से क्या होगा, मिनरल रिलीज होंगे। बोन के पास कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, उसको रिलीज करेगा कौन, इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय द सेल्स नोन एज ऑस्टियोक्लास्ट। और ऑस्टियोक्लास्ट में कुछ खास बात दिख रही है, कई सारे डॉट दिख रहे हैं, क्या है, न्यूक्लियस। यस न्यूक्लियस, कई सारे न्यूक्लियस है, ठीक है, तो मल्टी न्यूक्लियर होता है। ओके अब हम लोग इसी की बात कर रहे थे, एनसीईआरटी ने जो एक फोटो बनाई है, हमारे में बनाने की कोशिश करी एनसीईआरटी ने जो फोटो, वो कुछ क्या बोन की फोटो कहाँ बनाई थी, बोन ये फोटो बनाई है बी, बस ये बनाई है, पता नहीं क्या बनाने की कोशिश करी है इन्होंने कि कुछ सेल्स की। ओके ये फोटो बनाने की कोशिश करी है, ये बनाने की कोशिश करी है एनसीईआरटी ने आपकी, ठीक है, रिंग्स, हाँ यही बनाने की कोशिश करी है। ओके कोशिश क्या बना ली है, खैर। अब मैं अगर बोन की बात करूं तो कॉन्सेंट्रिक लैमेला होता है, मतलब ऐसे करके बहुत सारे लैमेला होते हैं कॉन्सेंट्रिक, मतलब इसको ऐसे खोल सकते हो, मतलब पाइप जैसे होता है ना, जैसे कि अल्टरनेटिंग पैटर्न में ऐसे समझ रहे, ऐसे खुल जाएगा ये, ऐसे करके हॉलो स्फेयर्स होंगे, मतलब एक हॉलो, ये हॉलो है ना, इसके अंदर एक और घुस गया, फिर एक और घुस गया, ऐसे हॉलो होते हैं, कोलेजन फाइबर्स के हॉलो पैटर्न में ऐसे अरेंज होते हैं, कट 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 करके, ठीक। और अंदर क्या होगा, इसके अंदर साथ में कुछ कुछ मतलब कनेक्शन भी होंगे, जैसे कि तुम्हारे ब्लड वेसल्स होंगी, या फिर ये चीजें होंगी, लिम्फ वेसल्स होंगी, नर्व्स होगी, ये सब चीजें अंदर आएंगी बोन में, ऑब्वियसली, ठीक है। क्योंकि बोन अगर, और ये कौन सा रीजन दिख रहा है बोन का तुमको, स्पंजी रीजन दिख रहा है ना, और ये जो बाहर का रीजन दिख रहा है ये आउटर लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है, ठीक है। ओके तो ये दो तरह की लेयर है, पेरी पेरियो पेरियोस्टियम, सॉरी यार नाम इतना टफ है, पेरियोस्टियम लेयर ये बाहर वाली होती है, जो कि आउटर लेयर है, जो कि काफी ज्यादा हार्ड लेयर है, और ये अंदर वाली लेयर है, ठीक है आपकी। ओके समझ आ गई बात बच्चों, यस सर। एंडोस्टियम एंड, ये एंडोस्टियम समझ आ गया, ये एंडोस्टियम एंड पेरियोस्टियम, ठीक, बाहर वाला पेरियोस्टियम, अंदर एंडोस्टियम। ओके और इसके अंदर का स्ट्रक्चर तुमने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया, तुमको ये समझ आ चुका है कि असल में ऑस्टियोक्लास्ट क्या होता है, ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, इसी पे क्वेश्चन पूछेगा, ऑस्टियोब्लास्ट में क्या फर्क होता है, कौन बनाता है, कौन डिग्रेड करता है, क्या बोन में
फैट स्टोर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बता सकते हो सकता है। क्या वो ब्लड सेल बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। बोन मैरो का कलर क्या होता है, येलो भी होता है और थोड़ा सा मतलब रेडिश कलर क्यों होता है, ठीक है। और इसमें स्टेम सेल्स होते हैं या नहीं होते हैं, होते हैं नहीं होते स्टेम सेल्स बोन में, होते हैं, होते हैं सर। होते हैं ना, होते हैं। ठीक है, ओके। केमिकल कंपोजिशन ऑफ बोन्स की वही दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स में, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट या ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। और ऑस्टियोइड ये क्या होता है, ऑस्टियोइड क्या होता है, ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ बोन मैट्रिक्स, मतलब बोन का जो मैट्रिक्स है उसमें क्या होता है, ठीक है। ग्राउंड कोलेजन फाइबर होता है जो कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल सेक्रेट करते हैं, ठीक है। कोलेजन फाइबर या ग्राउंड सब्सटेंस सेक्रेटेड बाय ऑस्टियोब्लास्ट, ओके। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं इसमें, हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स, ठीक है। ये मतलब कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं, ये एक तरह का हार्डनेस देते हैं बोन को, हार्ड जो होता है बोन को यही बनाते हैं, हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। तो कभी पूछ ले तो बता देना। या इसके बाद ये तो वही वाली फिगर है जो हम लोग ने दिखा दी, एनसीईआरटी की फिगर है इसकी, ओके। इसके बाद आता है तो मसल सेल्स। मसल सेल्स कितने तरह के होते थे, 3 तरह के। कौन कौन से, एक तुम्हारा बचपन में पढ़ लिया तुमने ये वाला तो 9th क्लास में, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल, ठीक। स्केलेटल मसल में खास बात क्या होती है, ये स्ट्रेटेड होता है, मतलब इसमें स्ट्रेशन होता है। और ये जो होता है स्ट्रेटेड मसल, ये आपके वॉलेंट्री होते हैं, ठीक। ये आपकी मतलब ऐसे ऑर्गन्स में होते हैं जिस पे आपका अपना कंट्रोल होता है और तुमने देखा है इसको। और इसके अलावा स्मूथ मसल क्या होता है, स्मूथ मसल जो होता है वो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स पे मौजूद होते हैं और टैपर्ड एंड होता है, देखो एंड इसका टैपर्ड होता है। और ये कुछ कुछ जगह से मतलब हर जगह पे अटैच नहीं होता, कुछ कुछ पॉइंट पे अटैच होते हैं आपके स्मूथ मसल्स के, और ये स्मूथ दिख भी रहा है तुमको, इसलिए नाम इसका स्मूथ मसल फाइबर्स है। कहाँ मौजूद होता है, इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स पे मौजूद होता है, ठीक, जहाँ पे तुम्हारा अपना बस नहीं चलेगा, ठीक है। ये तुम लोग कहानी सुन चुके हो, मैंने बाबा रामदेव की भी कहानी सुनाई थी, खैर वो इनवॉलेंट्री वॉलेंट्री ऑर्गन को ही वो अपना वो कर लेते हैं। और मसल कैसे काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करके, जैसे तुमने देखा था ना कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है वहां पे रिलैक्स करती है पुराने लेक्चर्स में। सर और लास्ट कौन सा होता था तुम्हारा, कार्डियक मसल सेल, ये कहाँ पे मौजूद होता है, हार्ट में मौजूद हर्ट होता है, में। ठीक, कार्डियक मसल्स, ठीक। मैंने इसको ज्यादा अभी मैं थोड़ा सा फास्ट ले गया हूँ क्योंकि 40 मिनट की रिकॉर्डिंग करूंगा, ऐसे लंबी नहीं। तो ये तुम लोग एक बार देख लोगे कि कौन कौन जंक्शन होते हैं, क्या होता है, बहुत नॉर्मल चीज है, ओके। और न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन टिश्यू, नर्वस टिश्यू क्या होता है, जो तुम्हारा, अब ये बात इंपॉर्टेंट थी बताना कि जो तुम्हारा ब्रेन होता है दो तरह के सेल, न्यूरल टिश्यूज में न्यूरॉन होता है, साथ में न्यूरोग्लिया भी होता है, न्यूरोग्लिया बोलो, ग्लियल सेल्स बोलो या फिर ग्लिया बोलो, मतलब कि न्यूरॉन्स प्लस सम डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ये पूरा मिला करके एक तरह का हमारा न्यूरल टिश्यूज को बनाते हैं, ठीक। तो इनका अलग अलग काम होता है। न्यूरॉन का क्या काम होता है, इम्पल्स को ट्रांसमिट करना, ठीक है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। वहीं जो इसको मेंटेन करने का काम होता है वो जिम्मेदारी कौन उठाता है, न्यूरोग्लिया उठाता है, ठीक। तो न्यूरोग्लिया न्यूरॉन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी उठाता है कि उसकी माइलिन शीट को बनाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको सपोर्ट करना है, होमोस्टेसिस करना है, ये सब की जिम्मेदारी न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स उठाते हैं, ठीक। न्यूरोग्लिया जो होते हैं मोर देन वन ऑफ द, आधे से ज्यादा वॉल्यूम न्यूरल सेल में न्यूरोग्लिया के होते हैं, ठीक। अब हमने इसको इसके बारे में जो वो था 2 मिनट्स वीडियोस देखे थे, वो वीडियोस वापस से पता है तुम लोग को देख लेना। और गिलियल सेल्स का एक टाइप बताया था मैंने, गिलियल सेल्स के कितने टाइप के गिलियल सेल होते हैं, कई सारे 6 टाइप के होते थे, श्वान सेल, सैटेलाइट सेल्स, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोसाइट्स, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स और एपिडाइमल सेल्स, इनके तुम लोग को थोड़े बहुत फंक्शंस बताए थे। अच्छा, और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो पता ही है, हमने दिखाया था कि डेंड्राइट्स होते हैं और उसके बाद एक मतलब वो सेल बॉडी होती है जिसमें डेंड्राइट लगा होता है, पीछे एक्सॉन होता है, उस पर कई बार माइलिन शीट होती है, कई बार नहीं होती है, तो माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड हो सकता है, ठीक है। माइलिन शीट होती है तो तेज जाएगा इम्पल्स, नॉन माइलिनेटेड तो स्लो जाएगा। पीछे क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता था, मतलब लाइक जो एंडिंग होती थी उसमें थोड़ी जगह होती थी एक न्यूरॉन के एक्सॉन के जो एंडिंग में और एक दूसरे डेंड्राइट्स में, तो उसको साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते थे, जो कि 40 नैनोमीटर इन साइज होता था। जबकि हमारा जो इसका बाल का साइज 70,000 था ना, नैनोमीटर साइज ऑलमोस्ट, तो कितना छोटा स्पेस होती है। तो उस स्पेस से तुमको बताया था कि वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो कैसे फ्यूज करते हैं वेसिकल की फॉर्म में और रिलीज होते हैं, वो फिर ट्रांसमिट हो जाते हैं डेंड्राइट पे, कुछ कुछ वापस रीअपटेक भी हो जाते हैं, मतलब सारे के सारे ट्रांसमिट नहीं होते, कुछ रीअपटेक हो जाते हैं, कुछ क्या होते हैं डिग्रेड हो जाते हैं और कुछ ट्रांसमिट हो जाते हैं, ठीक। इस तरह से हमारा पूरा सिग्नल चलता है इसमें। और ये तुम लोग ने क्लास 9th में भी
9th या 10th क्लास में इसको देखा था, ठीक। और बाकी तो तुम लोग ने इसको डिटेल में पढ़ ही लिया है। आई थिंक ये रिवीजन के लिए काफी है, रिवीजन के लिए इतना सुन लेना, 40 मिनट का लेक्चर याद हो जाएगा। ओके सर। या ओके सर। ओके, चलो फिर।